गरीब काली बहू की जादुई नाई की दुकान। ओहो, आज तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। पिताजी दुकान पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रजनी बहुत गरीब और सांवली रंगत की थी। वो अपने पिता बिरजू के लिए खाना पैक करके घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे उसके काका मिलते हैं। अरे काका जी, कैसे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? अरे बिटिया, तुम जैसी बेटी अगर ख्याल रखने वाली हो तो हमें कुछ हो सकता है क्या? बूढ़े काका रजनी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, जिसके बाद रजनी अपने पिता बिरजू के पास जाती है और उन्हें खाना देती है। ये लीजिए पिताजी, खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। अरे बिटिया, तुम तनिक इंतजार करो, हम चोखा विद्यार्थी का बाल काट कर अभी आवत हूँ। रजनी अपने पिता का इंतजार करने लगती है, लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई बाल कटवाने आता ही रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे ला बिटिया, अब मैं खाना खाने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। बिरजू अपनी बेटी रजनी से खाना लेकर खाने लगता है। ऐसे ही वो बेचारे बाप बेटी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। कुछ साल बाद रजनी अब शादी के लायक हो जाती है, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से कोई उससे शादी ही नहीं करता। बहुत मुश्किलों के बाद रजनी के लिए अच्छे घर का रिश्ता मिलता है। बिरजू जैसे तैसे करके उसकी शादी करवा देता है। बेटी, तुम्हें संस्कार देने के लिए तुम्हारी माँ जिंदा तो नहीं रही, लेकिन मैंने अपनी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने पिता का सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखना बेटा। ऐसा कहकर बिरजू उसे विदा कर देता है। लेकिन बेचारी रजनी की किस्मत बहुत खराब होती है। शादी के पहले दिन पर ही उसके घर में आग लग जाती है और वो एक कच्चे मकान में अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है। वहीं कुछ टाइम बाद बिरजू भी भगवान को प्यारा हो जाता है। माँ जी, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? अरे अगर खाने के लिए खाना नहीं है तो एक काम कर, हमें ही मार कर बना दे। पहले ही तू हमारी खुशियों को खा चुकी है। पता नहीं क्यों इस काली कलमुही करमजली को मैं अपने घर की बहू बना लाई। गोमती की जली कटी बातें सुनकर रजनी रोने लगती है और रोते हुए अपने घर के आंगन में लगे पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करने लगती है। पिताजी, आप वापस आ जाओ। मुझसे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। तभी उस पेड़ के अंदर से रजनी के पिता बिरजू की आत्मा निकलकर बाहर आती है। बेटी, शांत हो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए लौट आया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये कोई मामूली कैंची नहीं, बल्कि एक जादुई कैंची है। लेकिन पिताजी, मुझे ये तो बताइए, मैं इस कैंची का क्या करूंगी? सालों से तुमने मेरे साथ नाई की दुकान चलाई है। तुम्हें नाई का सारा काम आता है बेटा। तुम अपनी खुद की नाई की दुकान खोलो और इस जादुई कैंची का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर बिरजू वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद रजनी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ मेरे इस घर में आने के बाद सब कुछ बदल गया है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं एक नाई की दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ, एक नाई की बेटी और कोई काम कर भी क्या सकती है। जो तुझे करना है कर, लेकिन हमसे जितना दूर रह सकती है उतना हमसे दूर रह। ऐसा कहकर गोमती वहां से चली जाती है, जिसके बाद रजनी अपने ही घर के आंगन के अंदर पेड़ के पास नाई का सारा सामान रख लेती है और एक कुर्सी भी रख लेती है। देखते ही देखते उसकी नाई की दुकान में एक बच्चा आता है। दीदी, गांव के बड़े लड़कों ने मेरे बाल कैंची से खराब कर दिए हैं और मुझे आधा गंजा कर दिया है। क्या आप मेरे इन कटे हुए बालों को ठीक कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रजनी राजू को कुर्सी पर बिठा देती है, जिसके बाद वो उसके बालों की कटिंग करती है। जादुई कैंची से कटिंग करने पर उसके सारे बाल एकदम से उग जाते हैं और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लगने लगता है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। कहाँ तो मैं इतना बदसूरत लग रहा था और अब मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ। राजू खुश होकर गांव में चला जाता है, जिसके बाद गांव के बड़े बड़े लड़के उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, मैंने तो तुम्हारे सारे बाल काट दिए थे, फिर तुम्हारे सर पर बाल कैसे आए? वो जादुई नाई वाली की दुकान ने मेरे बाल काटे थे, लेकिन अचानक से मेरे बाल मेरे सर पर उग आए। तभी उन लड़कों में से एक टकला लड़का कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चल मैं भी तो देखूं जरा ऐसा कौन सा जादू है उस नाई वाली में। काली राजू के साथ रजनी की नाई की दुकान में आ जाता है
जिसके बाद रजनी अपनी कैंची काली के सिर पर हल्के हल्के हाथ से घुमा देती है। देखते ही देखते काली के सिर पर नए बाल उगाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बचपन से ही मेरे सिर पर बाल नहीं आ रहे थे और आज तुम्हारी जादुई नाई की दुकान में आते ही मेरे सिर पर इतने सारे घने बाल आ गए। काली रजनी को मुंह मांगी कीमत देकर चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते गांव के और भी ऐसे लोग रजनी की दुकान में आते हैं जिनके बाल बहुत समय से खराब हो चुके थे। रजनी एक एक करके सबके बालों की कटिंग करती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रजनी की नाई की दुकान के बाहर खूब लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। चिंता मत कीजिए, आप सभी के बालों की कटिंग होगी और सबके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। सुबह से शाम तक लोगों की कटिंग करते करते रजनी खूब सारा पैसा कमा लेती है। देखते ही देखते रजनी की नाई की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और कुछ ही समय बाद रजनी नाई की दुकान से एक लड़कों के लिए बहुत बड़ा सैलून खोल देती है, जिससे वो बहुत कमाने लगती है। माँ जी, बस यही कहानी है मेरी और इस जादुई कैंची की। इतना सारा पैसा और इतनी तरक्की जो मुझे इतनी जल्दी मिली है, वो सब मेरे पिताजी की मेहरबानी है। मुझे माफ कर दे बहू, जब से तेरी शादी हुई है तब से हमारी आर्थिक व्यवस्था से लेकर हमारी पूरी स्थिति खराब हो गई है और इसका सारा दोष मैंने तेरे सर पर डाल दिया। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हो। बचपन से मुझे एक माँ का प्यार कभी नहीं मिला और जब मुझे आप मिली तो मैंने आपको अपनी माँ के रूप में स्वीकारा। बहू तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं तुझे एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी का दर्जा दूंगी। रजनी, मुझे भी माफ कर देना। मैं भी पूरा पूरा भागीदारी हूँ। तुम्हारे सांवले रंग की वजह से मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मुझे माफ कर दो रजनी। आज के बाद मैं तुम्हें पत्नी से बढ़कर मानूंगा। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी आइए बैठिए। ऐसा कहकर रजनी अपनी सास के बालों की कटिंग करती है। देखते ही देखते रजनी की सास के बाल काले, घने, लंबे और बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। विक्रम कहता है, ये तो बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं भी आज अपनी पत्नी के हाथों की कटिंग अपने बालों में करवाऊं। अपनी सास की कटिंग करने के बाद रजनी अपने पति की भी कटिंग करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसका पति पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम बन जाता है और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुबह सुबह कांताबाई घर की साफ सफाई करने के बाद रसोई की साफ सफाई करने के लिए रसोई की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ तनिष्का आती है और कांताबाई को रसोई में जाते हुए रोक कर कहती है, अरे कांताबाई, कहाँ चली जा रही हो? मेरी रसोई में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मालकिन, रसोई में नहीं जाऊंगी तो रसोई की सफाई कैसे होगी? देखो, अभी तो घर में मैं आ गई हूँ, तो तुम्हें इस घर में रसोई की साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ साफ सफाई करनी है वहाँ करो। रसोई की साफ सफाई मैं खुद कर लूंगी। ऐसा कहकर तनिष्का कांताबाई को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद तनिष्का रसोई में जाती है और रसोई की हालत देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हाल मचा रखा है मेरी सासू माँ ने रसोई का। भला इस तरह रसोई की हालत कोई रखता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई में नहीं, किसी कूड़े कचरे में आकर खड़ी हूँ। अरे बहू, तूने तो रसोई को बहुत अच्छे से चमका रखा है। आज तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी रसोई में हूँ। हाँ हाँ, आपको क्यों लगेगा? वैसे माँ जी, रसोई में आने से पहले आप नहाई थी या नहीं? अरे बहू, रसोई में आने के लिए नहाने का क्या ताल्लुक है? अरे माँ जी, पूरा ताल्लुक है। रसोई एकदम साफ सुथरी पवित्र जगह है, जहाँ हमें नहाए धोए बिना नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आप नहाई नहीं हो। जाओ पहले नहा लो, उसके बाद रसोई में आना। तनिष्का अपनी सास को पहले ही दिन पर रसोई से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर मेघा को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये सब बहू को क्या हो गया है? इसके ऊपर तो रसोई का कोई भूत सवार है। बेचारी मेघा हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है, जिसके बाद कुछ ही देर में तनिष्का रसोई से स्वादिष्ट खाना पकाकर
खाने की टेबल पर लगा देती है और मेघा के पास जाकर उससे कहती है, अरे माँ जी, चलिए मैंने खाना बना दिया है, आप आकर खा लीजिए। तुषार जी भी आते ही होंगे। तनिष्का अपनी सास और अपने पति तुषार को खाना परोसती है। जैसे ही तुषार और उसकी सास खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो तनिष्का की तारीफ में कहते हैं, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे हाथों में तो जादू है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अब मुझे रसोई की चिंता तो नहीं होगी। अब मेरी बहू अपने आप रसोई संभाल लेगी। अरे तनिष्का, इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा? बस यही तो मेरा सबसे फेवरेट काम है, एक रसोई को अच्छे से संभाल कर रखना और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाना। वो सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं, जिसके बाद तुषार अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और मेघा अपने कमरे में। अरे ये क्या, मैं तो कमरे में दवाई खाने आई थी, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। चलो रसोई में जाकर पानी ले आती हूँ। मेघा रसोई में जाकर पानी लेने लगती है। तभी वहाँ पर तनिष्का आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर गुस्से से कहती है, अरे ये क्या माँ जी, आप बिना बताए रसोई में आ गई और आपने अभी तक सुबह से नहाया भी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, बिना नहाए रसोई में मत आना। अरे बहू, मैं तो पानी लेने आई थी और फिर ये कहाँ लिखा है कि बिना नहाए रसोई में नहीं आ सकती। देखो माँ जी, आज के बाद आप बिना नहाए कभी भी रसोई में कदम नहीं रखोगी। ऐसा कहकर तनिष्का गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आखिर बहू को हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेघा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और तनिष्का रसोई में किसी को भी नहीं आने देती। एक दिन मेघा का करेले खाने का बहुत मन होता है। आज तो मैं अपने हाथों से करेले बनाऊंगी। बहुत समय हो गए हैं अपने हाथों के करेले खाए हुए। मेघा रसोई में जाकर करेले छीलती है और उनकी सब्जी बनाने लगती है। रसोई में सब्जी बनाने के चलते चारों तरफ रसोई फैला देती है। जैसे ही तनिष्का रसोई में आकर रसोई की हालत देखती है, वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने तो पूरी रसोई को तहस नहस कर दिया। मुझे पूरी रसोई की शुद्धिकरण करनी होगी। और ये क्या है? छी छी छी, आप मेरी रसोई में ये क्या बना रही हो? अरे बहू, ऐसे मुंह क्यों चढ़ा रही है? मैं तो अपने लिए करेले बना रही थी। हे भगवान, छी छी छी। अरे माँ जी, करेले कौन खाता है? अरे बहू, करेले तो खाने की ही चीज है। तुझे क्या पता कितनी सेहतमंद सब्जी है करेला। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप करेले बना रही हो तो अब आप मेरी रसोई को अच्छे से साफ भी करेंगी। मैं अपनी रसोई में जरा भी गंदगी पसंद नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी। अब तो यहाँ से जाओ और मुझे चुपचाप से करेले बनाने दो। मेघा के कहने पर तनिष्का रसोई से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे रसोई में अपनी सास को देखकर बेचैनी सी लगती है। थोड़ी ही देर में मेघा करेले बनाकर खाने की टेबल पर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे तुषार के साथ बैठकर करेले खाती है। तुषार अपनी माँ से कहता है, अरे वाह वाह, क्या बात है, आपने तो करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। आखिर माँ के हाथों का स्वाद तो अलग ही होता है। ओहो, ऐसा क्या बनाया है माँ जी ने? जरा मैं भी तो चख कर देखूं। तनिष्का जैसे ही पहला निवाला खाती है, वो उसे मुंह से तुरंत थूक देती है और मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये जहर की तरह क्या बनाया है माँ जी आपने? कहीं आपने मुझे जहर तो नहीं खिला दिया? अरे बहू, करेले का स्वाद ऐसा ही होता है, अब तुझे कौन समझाए। देखिए माँ जी, आज के बाद आप मेरी रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी, और अगर आपको रसोई में कुछ बनाना है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर तनिष्का तुरंत नहाने जाती है और अच्छे से कोलगेट करती है, जिसके बाद वो अपने रसोई को अच्छे से साफ करती है और अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जिसके बाद वो आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए अपने आप से कहती है, ऐसे तो माँ जी नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तनिष्का नाश्ता बनाकर तुषार और अपनी सास को देती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है और रसोई के लिए कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है बहू, लेकिन समय से वापस आ जाना। ऐसा कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद तनिष्का एक ताला लेकर आती है और रसोई के दरवाजे पर लगा देती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अब जब मैं बाहर रहूंगी तो कोई भी रसोई में घुस ही नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर तनिष्का चाबी अपने साथ ले जाती है और सुबह से शाम तक बाहर ही रहती है। जैसे ही वो शाम को घर वापस लौटती है, तुषार और मेघा गुस्से से उसको देखते हैं और कहते हैं, तनिष्का ये सब क्या है? अरे तुम कोई 2 दिन की बच्ची हो क्या? रसोई में ताला लगाकर जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पता है तुम्हारी वजह से आज पूरे दिन माँ भूखी रही है। अरे बहू, रसोई में जाने के झगड़े या रसोई में कुछ बनाने का झगड़ा तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तूने तो आज मुझे अपनी रसोई के चलते भूखा ही मार दिया। कम से कम थोड़ा तो मेरा ख्याल रखती। ये सब सुनने के बाद तनिष्का को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी माँ जी। अब मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तनिष्का तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए कुछ बना कर लेकर आती है, जिसके बाद वो उनके साथ बैठकर पेट भर खाना खाती है। लेकिन उस दिन के बाद से तनिष्का अपनी सास के साथ रसोई के लिए झगड़ना बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू रसोई में आराम से एक साथ खाना बनाना शुरू कर देती हैं। दुल्हन के जोड़े में सजी धजी अपनी बेटी को देखता हुआ उसका पिता केशव कहता है, अरे कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। यकीन ही नहीं होता कि कल तक जिसे कंधे पर झुलाया था, आज वो मेरी नन्ही सी परी पराई होने जा रही है। ये कहते हुए केशव की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। तभी उसकी माँ मालती कहती है, अरे बस भी करो आप दोनों बाप बेटी, बारात दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इसके बाद मालती अपनी बेटी को मंडप में लाकर बिठा देती है। कुछ ही देर बाद संदीप और आशना की शादी हो जाती है और विदाई की बेला पर आशना का पिता रोते हुए कहता है, अरे समधी जी, समधन जी, आशना सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने इसे प्यार दुलार से पाला है। अगर ससुराल में इससे कोई भूल हो जाए तो बेटी समझकर विसार देना। विदाई की बेला होती ही दुखदाई है, जहां बाबुल की बगिया से एक दिन बेटी को जाना जो होता है। अरे समधी जी, बेफिक्र रहिए। अरे बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रहे हैं। श्रवण की बातों से उस पिता का मन पसीज पड़ता है, जिसके बाद बारात गाजे बाजे के साथ ससुराल आती है। शादी की रात संदीप कहता है, आशना, मैं माँ बाबूजी का इकलौता बेटा हूँ। काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ। बस एक वादा चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तो मेरे माँ बाबूजी का ख्याल रखो। संदीप, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे इस ख्वाब पर खरी उतरूंगी। आशना ने झिझकते हुए हामी तो भर दी, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह संदीप शहर लौट जाता है, जिसके बाद बहू का बर्ताव एकाएक बदल जाता है। अरे आशना बहू, शाम ढल गई है, खाना नहीं बनाना क्या? माँ जी, आज सर में बहुत दर्द है, प्लीज आज आप खाना बना लेंगी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बहू? तू जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए अदरक इलायची की चाय बनाकर लाती हूँ। बेचारी सीधी सादी सास बहू के बुने झूठे जाल में फंस जाती है और बहू को चाय बनाकर देती है, साथ ही खाना बनाकर उसके कमरे में परोसती है। क्या बात है, मुझे तो लगा था कि बाकियों की तरह मेरी सास भी साइको होगी, मगर ये तो एकदम गऊ के जैसे सीधी है। इस घर की बहू बनकर मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बहू की बहानेबाजी हुकूमत में बदलने लगती है, जिसे देखकर श्रवण कहता है, अरे बहू, वहाँ तेरी बूढ़ी सास बेचारी अकेली ही रसोई में सारा काम कर रही है और तू यहाँ टीवी देख रही है। वाह जी वाह, काम सासू माँ कर रही हैं, मगर जिया आपका जल रहा है। अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो जाकर आप माँ जी की मदद क्यों नहीं कर देते? अरे बहू के रहते सास काम करे, ये शोभा देता है क्या? क्यों ससुर जी, ससुराल का सारा काम संभालने का बीड़ा मुझ बहू ने ही उठाया है क्या? ये घर मेरे पति के पैसे से चलता है। आप और माँ जी तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। कान खोलकर सुन लीजिए ससुर जी,
आज से आप बाजार जाकर भाजी तरकारी खरीद कर लाएंगे और घर बार की सफाई से लेकर बगीचे की देखरेख आप करेंगे, समझे ना? बहू का बेरुखा बर्ताव देखकर बूढ़े ससुर की पलकें भीग जाती हैं, मगर उसकी आंखों के आगे वो छवि छिटक पड़ती है। जब विदाई के समय उसने बहू के पिता को वादा किया था, वो अपने जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ लेता है। बेचारे बूढ़े सास ससुर लाचार होकर बहू के इशारे पर नाचते हुए नौकर बनकर काम करते। दिन भर की मेहनत के बाद भी उन्हें रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटनी पड़ती है। फिर एक दिन, अरे बहू, इतना साज बाज कहीं जा रही है क्या? पता था मुझे तो मुझे जरूर टोक लगाएगी। बगैर टोके तो तेरे पेट का पानी नहीं पचता ना। अरे बहू तू गुस्सा मत कर, तेरी सास की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। सुनो ससुर जी, मेरे मायके जा रही हूँ, 2 दिन बाद आऊंगी। अगर मेरे पीठ पीछे कोई भी गड़बड़ की ना तो तुम दोनों का जुलूस निकाल कर रख दूंगी। सुनो सासू माँ, मेरा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है, एक एक कोने की अच्छी से सफाई कर देना। और हाँ, दाल रोटी के अलावा कुछ भी बनाया ना तो तुम दोनों अपनी बहू को अच्छे से जानते हो। इसके बाद बहू कंधे पर पर्स टांग कर अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। अरे, मैंने मम्मी पापा के लिए कोई तोहफा तो लिया ही नहीं। हाँ, दुकान से ले लूंगी। बहू अपने माँ पिता के लिए महंगा सा तोहफा खरीद कर मायके आती है, जहाँ उसकी माँ मालती रसोई में खाना बना रही थी। माँ कहाँ हो आप? अरे बाबा, कौन है? मैं किचन में हूँ। माँ आप हटिए, मैं बनाती हूँ खाना। आशना अपनी माँ को हटाकर खुद खाना बनाती है, फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे आशना बेटी, आज तुझे यहाँ देखकर तेरे पापा का दिल खुशी से भर आया। और बता, तेरे सास ससुर तो ठीक है? क्या पापा, आप भी ना? मैं यहाँ आप दोनों से मिलने आई हूँ और आपकी सुई मेरे सास ससुर पर टिकी हुई है। चलो खाकर बताओ, आपकी बेटी ने कैसा खाना बनाया है? शातिर बहू बड़ी ही सफाई के साथ अपने सास ससुर की बात को बदल देती है और देर तक अपने माता पिता के साथ बैठी हंसी ठिठोली करती है। वो कभी उन्हें डिनर पर ले जाती तो कभी महंगे शॉपिंग कराती। माँ पापा, यहाँ 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं चलती हूँ। इसके बाद बहू अपने मायके से ससुराल चली आती है और अपने ससुर को टीवी के आगे बैठा देखकर झुंझलाकर टीवी बंद कर देती है। अरे बहू, तू आ गई? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या मुझे? मैं मायके अपने मम्मी पापा से मिलने क्या गई? मेरे सास ससुर खुले सांड की तरह टीवी के आगे बैठे बिजली बिल फूक रहे हैं। अरे ओ बुढ़िया, खड़ी क्या है? जाकर मेरे लिए मलाई मारकर बढ़िया सी चाय बना कर ला। ठीक है बहू। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ बहू का भेदभाव बढ़ता ही चला जाता है। जहां बहू अपने सास ससुर की सिधाई का फायदा उठाकर उन पर शासन चलाती है, वहीं अपने माता पिता का हर एक पल खास बनाने के लिए बेझिझक पैसे खर्च करती है। मगर कहते हैं ना, सच चाहे कितना भी क्यों न छुपाओ, वो दिन सामने आ ही जाता है। हर बार की तरह इस बार जब बहू मायके गई तो उसके पीठ पीछे पति घर आता है। अरे ये क्या, माँ बाबूजी बहू के होते आप दोनों क्यों काम कर रहे हैं? क्या बात है? अपने बूढ़े माता पिता की आंखों में ठहरे आंसू और जुबान से निकलता सच सुनकर संदीप का भरोसा टूटकर बिखर जाता है और वो बौखलाकर बहू के मायके पहुंचता है। डैडी, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मूवी मिस हो जाएगी तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। अरे आ गया बेटी, काश कि तेरे सास ससुर भी साथ होते। ओ पापा, अरे आपको अपनी बेटी की खुशी खलती है क्या? किसका नाम ले लिया? ये तू कैसी बात कर रही है बेटी, वो तेरे अपने हैं। केशव ऐसा बोल ही रहा होता है कि संदीप वहां आकर कहता है, आशना ने कभी उन्हें अपना समझा ही नहीं ससुर जी। संदीप, तुम यहाँ? क्यों आशना, मैंने तुम पर भरोसा करके अपने माँ बाबूजी की जिम्मेदारी दी थी और तुमने अपने सास ससुर और माता पिता में भेदभाव करके जता दिया कि वाकई बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे दामाद जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? संदीप आशना के पिता केशव को सारा वाकया बताता है, जिसे सुनकर केशव बोलता है, अरे ये तूने क्या कर दिया आशना? अपने सास ससुर पर जुल्म ढाते तुझे अपने माँ पिता का ख्याल नहीं आया? अरे तुझे क्या लगा कि वो तेरे डर के दहशत के कारण तेरे जुल्म को सह रहे थे? नहीं, बल्कि तेरे ससुर उस वादे के कारण तेरी जातियों को सह रहे थे जो उन्होंने तेरे पिता से किया था। मुझे इस बात का दुख है कि तू एक बेहतर बेटी तो बनी मगर एक बहू का फर्ज निभाने में चूक गई। अपने पिता की बातों से बहू के मन में घुले भेदभाव की भटक मिट जाती है। उसकी आंखों में बहते आंसू उसके पछतावे का पुख्ता सबूत दे रहे थे। वो भागते हुए अपने ससुराल जाती है।
सासू माँ, ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे जिनकी मुझे पूजा करनी थी उन्हें मैंने नौकर बनाकर रख दिया। मैं भूल गई कि ये घर बार आपके हक में था। आप चाहते तो एक ही झटके में मुझको बाहर का रास्ता दिखा देते, मगर आप दोनों मेरी बेरुखी बर्दाश्त करते रहे। क्यों? क्योंकि बहू, रिश्ते कच्चे धागों की वो डोर है जिसे टूटकर बिखरने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए किसी एक को झुकना ही पड़ता है। इसीलिए हम झुक गए। माँ जी, मैं वादा करती हूँ आज से ये बहू बेटी बनकर रहेगी। कड़वा कथन है, मगर झूठ और स्वार्थी की बुनियाद पर खड़ी गई खुशियों का आशियाना चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक न एक दिन ढह ही जाता है। एक गांव में सरवन नाम का आदमी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से एक अपाहिज, दूसरी अंधी और तीसरी काली थी, जिसके चलते सरवन को उनके लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। सरवन शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटता है। उसके आने के बाद उसकी 3 बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी आप आ गए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। शिल्पा की बात मानकर सरवन हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी, घर में जो भी बचा कुचा था वो हम तीनों बहनों ने मिलकर बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ पिताजी, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था। वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर सरवन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे चिंता मत करो मेरी बेटियों, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगा। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो सरवन अपने मन ही मन सोचता है, मेरी 3 बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी। शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा? एक तरफ सरवन मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ वो अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगता, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर कई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन सरवन के पास पंडित आता है और कहता है, अरे सरवन भैया, कैसे हो? मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए, बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है? तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना। और आप तो जानते ही हो, आपकी लंगड़ी, काली और अंधी बेटी से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अगर इनकी शादी करवानी है तो 5 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही सरवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 तोला सोना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और तुम 5 तोले सोने की बात कर रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो अपनी अपाहिज, अंधी और काली कलूटी बेटियों को अपने घर में ही बिठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहां से चला जाता है, जिसके बाद सरवन बहुत उदास हो जाता है और सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुंच जाता है। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा सोचकर सरवन अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी बूढ़े सरवन को अपने दोनों हाथ में उठाए देवी माँ नदी से बाहर निकलती हैं और सरवन को जमीन पर उतार कर उससे कहती है, अरे कितने मूर्ख इंसान हो तुम। इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रहे हो। देवी माँ की बातें सुनकर सरवन रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में देवी माँ को बताता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये कोई मामूली लहंगे नहीं, बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी 3 बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरवन उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है
जिसके बाद वो उन तीनों जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को दे देता है। अरे बेटियों, लो जल्दी से अपने ये शादी के लहंगे पहन लो। लेकिन पिताजी, हम अपनी शादी का लहंगा शादी से पहले क्यों पहने? अरे ये तो तुम्हें लहंगा पहनने के बाद पता चल जाएगा। सरवन की बात मानकर उनकी तीनों बेटियां उसके लाए हुए जादुई लहंगे पहन लेती हैं। जैसे ही शिल्पा लहंगा पहनती है, उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा लहंगा पहनती है, उसका काला रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ममता जादुई लहंगा पहनती है, उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पिताजी, इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। पिताजी, जरा मुझे देखो तो सही, मैं तो बहुत काली थी लेकिन अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पिताजी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारे सरवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहता, अरे बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं। सरवन के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। पिताजी, जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। और पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे नोट निकल रहे हैं। ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरवन अपनी तीनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन देवी माँ ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे दिए। पिताजी, भला हो उन देवी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? वैसे ही हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। हाँ पिताजी, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी, हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरवन की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा। तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है। तुम्हारी अंधी बेटी को सब दिखाई दे रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये काली बेटी की तो काया ही बदल गई है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तीनों बेटियां अप्सरा लग रही हैं। अप्सरा? वैसे मैं तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ, और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते सरवन को अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करता है तो वो अपनी बेटियों से कहता है, अरे बेटियों, देवी माँ ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे। तुम शादी भी इन्हीं लहंगों में करना और शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना। ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन पिताजी, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है। हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटियों, ये तुम्हारे लिए ही है। अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूंगा। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना। कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर सरवन अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अब सरवन भी एक खेत खरीद लेता है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।